गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है वो है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की पहले हमने पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोटा यूनिवर्सिटी आपके जो सिलेबस है उसमें पेपर सेकेंड में टोटल 5 यूनिट हैं। तो 5 में से हम फर्स्ट यूनिट ही शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या से टर्म आती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। नोट्स में आपको शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक ऐसी तकनीक है जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरणों का पदार्थ के अणुओं के साथ इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक ऐसी तकनीक जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आपने 12th में पढ़ी होंगी, इन विद्युत फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी, इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का, ये कोई पदार्थ है, कोई भी मैटर, ये अणु भी हो सकते हैं, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, एनीथिंग। मैटर क्या होता है? एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग ए मास, इट्स कॉल्ड मैटर। तो जो मैटर के साथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, EMG, EMR, ये क्या है? मैटर, इनकी जो अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें अणु की जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या कर सकते हो आप? अणु की संरचना या पदार्थ की संरचना, इसका अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आपके जो सिलेबस है यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ना है? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। उससे पहले जो आपसे आधे नंबर में कई बार चीज की पूछ ली जाती है, ये विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है वो कहाँ से होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर हम स्टडी करते हैं। विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है इनमें जो स्टडी आप करोगे, कहते हो आप गामा रेज, जो सबसे हाई एनर्जी की होती है। उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद क्या लिया आपने? एक्स रेज। एक्स रेज के बाद आप लेते हो अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट के बाद आप लेते हो इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद आती है नेक्स्ट रेडियो वेव। तो ध्यान देना, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आधे नंबर में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज की, उसके बाद एक्स रेज की, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव रेज और देन रेडियो वेव रीजन। अब आप एक और ध्यान दीजिए, ये तो किसका क्रम है? ऊर्जा। हाईएस्ट ऊर्जा किसकी है? ऊर्जा का क्रम किसकी हाईएस्ट? गामा रेज की। वी नो दैट, हम जानते हैं E बराबर क्या होता है? एच न्यू बराबर किसके होता है? SC/लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? लैम्डा तरंगदैर्घ्य के। एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? लैम्डा तरंगदैर्घ्य के। यानी इन सब विद्युत चुंबकीय विकिरणों में जो तरंगदैर्घ्य होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। तरंगदैर्घ्य का अगर आपसे क्रम पूछा जाएगा तो वो किसके सबसे ज्यादा? रेडियो वेव। कम उसके माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड,
देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरेज, देन गामा रेज। और ऊर्जा का जो क्रम है वो अपोजिट है, बिकॉज ऊर्जा एवं विद्युत तरंग दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। आगे बात समझ में। अब ये आप कहोगे सर हमें तो केवल अल्ट्रावायलेट रेज पढ़नी है, फिर आपने ये सब इतना क्यों बताया? कारण ये है, ये सबकी स्टडी आप बीएससी के अंदर करोगे। कहाँ स्टडी आप करोगे? जो गामा रेज और एक्सरेज तो आप शॉर्ट में पढ़ोगे, यहाँ ज़्यादा नहीं है बीएससी मार्क के, लेकिन अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो आप सेकेंड ईयर के अंदर स्टडी करोगे। इंफ्रारेड रेज की भी आप सेकेंड ईयर के अंदर स्टडी करोगे, और जो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स है इस पार्ट को आप स्टडी करोगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर। और एमएससी में जाके तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक अलग से पेपर हो जाता है। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हो, उसी टाइप से एमएससी प्रीवियस के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक अलग से पेपर होता है। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे? इस साल जो सेकेंड ईयर में आपको जो स्टडी करनी है वो अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज की स्टडी करनी है। अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, ध्यान दो। अल्ट्रावायलेट रेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। कौन सा? सबसे जो ज़्यादा ऊर्जा का होता है वो फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। कौन सा? फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहलाता है। सेकंड जो पार्ट है वो कहलाएगा आपका नियर अल्ट्रावायलेट रीजन, और थर्ड जो पार्ट है वो है विजिबल रीजन। ठीक है, हाँ। उससे पहले ये फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट जो रीजन है उसमें अब आपको लैम्डा का क्रम याद करना है। इसकी जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होगी वो बिलो 200 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? बिलो 200 नैनोमीटर। फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट का जो रीजन होगा उसकी जो तरंग दैर्ध्य ऊर्जा उसका मान कितना होगा? 200 नैनोमीटर से कम होता है। किससे? 200 नैनोमीटर से कम। ध्यान देना, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होगा? 10⁻⁻9 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा? 10⁻⁻10 मीटर। अगर आपको कह दे कोई लैम्डा मैक्स 200 नैनोमीटर ना देके क्या दे दे 2000 एंगस्ट्रॉम, तो वो भी आपका करेक्ट है। नियर अल्ट्रावायलेट का जो रीजन है वो 200 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर तक होता है। कहाँ? 280 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर नियर अल्ट्रावायलेट रेज। इस फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में तो आप पढ़ते हो सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नियर अल्ट्रावायलेट रीजन में आप पढ़ोगे पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, N to पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और जो विजिबल रीजन होता है जिसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जैसे ही कोई पदार्थ ने विजिबल रीजन की ऊर्जा का अवशोषण किया तो उसके अणु निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएंगे। जब उच्च ऊर्जा से वापस लौटते हैं और जो कलर शो करते हैं जिसे हम कप्लीमेंट्री कलर बोलते हैं, वो उस पदार्थ का कलर होता है जो कि हमें नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसे हम विजिबल रीजन कहते हैं। इसका जो है 380 नैनोमीटर से कितना होता है? 760 नैनोमीटर तक। कितना होगा? 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। अब बात इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? अभी तक जो मैंने कराया है, या तो इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कराएंगे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, नियर अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन। अब ये जो फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट जो रीजन है उसका जो रीजन है 200 नैनोमीटर, तो इसमें किस किस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं? हमारे एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो यहाँ आप बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ोगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो उस किसमें किया जाता है? फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, जो किसके नजदीक है? अगर आप देखोगे तो जो एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के मध्य का स्थान होता है, यानी एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट
जो नियर आईआर रीजन है वो इन दोनों के मध्य फार और विजिबल, इसका जो रीजन है 200 से 380, इसमें आप जितने भी प्रकार के ट्रांजिशन पढ़ते हो जैसे कलर के पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन आप इसी के अंदर स्टडी करोगे, और विजिबल रीजन में आप एन टू पाई स्टार भी आता है, पाई टू पाई स्टार भी आता है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन भी आता है। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा उतना होमो लूमो का गैप डिक्रीज, होमो और लूमो के बीच का गैप कम होता जाता है। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप बहुत सारी न्यू टर्म की स्टडी करोगे। तो ये मैं जो अभी बोल रहा हूँ धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन की चीज़ें आपको आगे काम आएंगी कि जैसे जैसे होमो लोमो के बीच का गैप कम होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो नीचे का हैंड है ये होमो है और ये एक लोमो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच जितना गैप कम होगा उतना ही लैम्डा का मान ज़्यादा होगा, ऊर्जा की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ई की वैल्यू, लैम्डा का मान क्या होगा ज़्यादा, तो ई की वैल्यू की हमें क्या पड़ेगी कम ने, यानी होमो से लूमो में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जितना ज़्यादा लैम्डा का मान बढ़ेगा उतना ही हम किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, विजिबल रीजन की तरफ। और अगर विजिबल रीजन में कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ या अणु विजिबल रीजन की तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करता है तो उससे जो वापस से जब वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है तो वो और भी उत्सर्जन करता है। तो जो उस प्रकार का उत्सर्जन करेगा जिस लैम्डा का, उनका एक कलर होता है स्पेसिफिक, वो विबग्योर रीजन आता है, जो आप विजिबल में विबग्योर रीजन भी आप पढ़ोगे, वो उसको हम क्या बोल देते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और वो कलर शो करते हैं। तो ये चीज़ें आप स्टडी करोगे पूरा का पूरा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम रीजन के अंदर। अब इसके बाद इस अवशोषण नियम को समझने के लिए दो नियम दिए गए थे। वो नियम थे बियर, एक लैम्बर्ट नियम था और दूसरा था बियर और लैम्बर्ट का नियम। तो इन दोनों को मैं अब कंटिन्यूस क्लास में ही आगे लेक्चर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।